नमस्कार। दरअसल आज सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं राजा राम त्रिपाठी, जिन्हें धरती का वैज्ञानिक कह सकते हैं। ये वैज्ञानिक कैसे बने, इनको कैसे इस तरीके से धरती की जो तासीर है वो पता है, जानते हैं। राजा राम त्रिपाठी जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं आप। बताएंगे कि धरती के बारे में इतना ज्ञान कैसे आपको? नमस्कार आलोक जी। मेरा मानना है कि क्योंकि मैं बस्तर में ही पैदा हुआ, पला-बढ़ा, बेहद पिछड़ा क्षेत्र है दरभा विकासखंड। अगर ख्याल हो जहाँ पे झीरम घाट कांड हुआ था, जी। मैं उसी विकासखंड के एक छोटे से गाँव ककनार का रहने वाला हूँ। आज भी मेरे माता-पिता वहीं रहते हैं। तो मैं चूँकि हमारा मूल जो काम था वो खेती का था, दादाजी खेती करते थे और पिताजी शिक्षक थे। तो बचपन से ही हम पढ़ाई के साथ में खेती करते आए। तो धरती से जुड़ाव, खेती से जुड़ाव बचपन से ही था और धरती और प्रकृति सिखाती है, मेरा मानना है। हम धरती से, प्रकृति से सीखते हैं, मेरा मानना। आप दुनिया को ताकत देने वाले माने माने जाते हैं सफेद मूसली, इसके बारे में बताएंगे? देखिए सफेद मूसली हमारे आयुर्वेदिक में जितनी जड़ी-बूटियाँ हैं, उनमें से इकलौती जड़ी-बूटी है, जो कि मनुष्य के सारे ऑर्गन्स को रिजेनरेट करने में मदद करती है, मेटाबॉलिज्म को चेंज करके। तो ये ओपन सीक्रेट है, आज के ज़माने में कोई नई बात नहीं है और ये हज़ारों साल पहले का ज्ञान है। मेरा जुड़ाव की जहाँ तक बात है, मैं तो सबसे ज़्यादा लाभदायक खेती सफेद मूसली है यह पढ़ के। उन दिनों मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ नहीं बना था और एक पत्रिका निकलती थी उद्योग विभाग से, उद्यमिता समाचार। उसमें मैंने पढ़ा कि सफेद मूसली की खेती करके लोग लाखों कमा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं खेती करूँगा। मैं बैंक में था, तो मेरे छोटे भाई अनुराग त्रिपाठी को मैंने उस संस्थान में भेजा ट्रेनिंग के लिए। वो गए, ट्रेनिंग लेके आए और हमने खेती चालू की। मेरा विशुद्ध दृष्टिकोण था कि जितनी मैं खेती मैं करता था या मेरे दादाजी करते थे, फिर पिताजी किए, सब में घाटा हो रहा था। घाटे का सौदा था। ये हम एक बड़े मझोले किसान थे बस्तर के, 30-35 एकड़ की खेती थी। लेकिन ये सोचिए अगर ट्रैक्टर की किस्त पटाना है तो खेती से नहीं पटेगी। वो जो शिक्षक है परिवार के या बाबूजी मान लीजिए, तो उनके पीएफ से निकलेगा तो फटेगी। तो मुझे समझ में आया कि लाभदायक खेती करना है। मूसली से जुड़ाव का मुख्य कारण यही था। छत्तीसगढ़ की खेती केवल धान में सिमटती जा रही है। उसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ के किसान क्या पूरे देश के किसान थोड़ा-सा खेती की ओर जाएँ और खेती में वैरायटी लाएँ। इस पर आप थोड़ा-सा बताएँ? मैं मूसली की खेती की एक बात और बताते हुए चलूँगा कि जैसे हम पत्रिकाओं में तो पढ़ते थे कि भई मूसली की खेती करें, करोड़ों कमाएँ। आजकल यूट्यूब में देखते हैं कि ये खेती करिए, रातों-रात लखपति करोड़पति बनिए। तो हम भी इस स्टेप में फँसे हुए हैं। सफेद मूसली की खेती जब मैंने चालू की तो ₹1600 किलो का रेट था और शुरुआती सफलताएँ मिली हमें। 2-3 साल बाद में हमने आखिरी चवन्नी मूसली में लगा दी और स्टेट बैंक से 1 करोड़ 8 लाख रुपया लोन लिया, एडीबी ब्रांच जगदलपुर से। और उस समय 1600 वाली मूसली का रेट घटते-घटते 1000, 700, 800, 600, ₹400 हो गया। छोटे किसान तो बेचारे बर्बाद हो गए। तो हम मुँह के बल गिरे, ज़मीनें नीलामी की कगार पे पहुँची। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केटिंग को देख के हमने तय किया कि लाभदायक खेती ऐसी हो जिसका बाजार भी आपके हाथ में हो और रेट में बहुत ज़्यादा अंतर ना आए। धान की खेती के बारे में आलोक जी जो आप कहते हैं कि भई हमेशा कहा जाता है छत्तीसगढ़ के बारे में हाँ। कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ये हमारी प्रादेशिक कहावत है या देश की कहावत है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कहावत एक ये है कि पैडी एंड पॉवर्टी गोज़ टुगेदर, यानी धान की खेती और गरीबी दोनों का चोली दामन का साथ है। ओह! तो मेरा मानना है कि धान की खेती तो हम करें ही, अपने खाने के लिए करें। अपने पड़ोस के लिए, गाँव के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। लेकिन जो गोदामों में सड़ता है अरबों का धान, वो मानव श्रम का बड़ा अपमान है जो हर साल सड़ता है। सड़ने के लिए ना उगाएँ। उसके बजाय हमारे पास बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं, जहाँ अन्य फसलों को उगा सकते हैं। तो धान के साथ ही हमको अन्य वैकल्पिक फसलों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे औषधीय फसलों की खेती है। भई छत्तीसगढ़ जो है 54% जंगल का क्षेत्र है। बाकी खेती की ज़मीनें भी जंगलों से निकली हैं। तो ये वो ज़मीन है जो जड़ी-बूटियों का नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक रहवास था। तो यहाँ पे धान की खेती के साथ ही जड़ी-बूटियों की खेती, मसालों की खेती
के लिए अपार संभावनाएं हैं। यहाँ हल्दी, अदरक ये बहुत अच्छी होती है। काली मिर्च की खेती आपने देखा है कि काली मिर्च जो है 1000 सालों से दक्षिण बस्तर से बाहर, दक्षिण भारत से बाहर नहीं निकली। बिल्कुल। सबको ये मानते थे कि काली मिर्च तो दक्षिण की फसल है, लेकिन आज सेंट्रल इंडिया बस्तर में जो काली मिर्च हो रही है ये वहां से भी बेहतर हो रही है। और आपके जान के आश्चर्य होगा, गूगल आजकल हर एक के पॉकेट में है, कोई भी सर्च कर सकता है। काली मिर्च का एक पेड़ से औसत उत्पादन 2 किलो से 2.5 किलो है, 3 किलो अधिकतम। उसकी कीमत बाजार में और 2.5-3 किलो में आनंद जी आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं अगर चाहेंगे तो मैं आपको दूंगा, आप शेयर करिएगा दर्शकों के साथ। ये आर्टिकल है जो भारत के शीर्ष संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, IISR। और ये जो IISR है इसके 3 वैज्ञानिकों का दल यहाँ आया, अलग अलग 3 रिसर्च स्टेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उसने मिलकर एक आर्टिकल लिखा जो अभी आपको उससे मैं शेयर भी करूंगा। उसमें लिखा कि यहाँ पे मतलब ब्लैक गोल्ड बस्तर में उगाया जा रहा है, और यहाँ औसत उत्पादन जो राजाराम त्रिपाठी जी ने एक वैरायटी डेवलप की काली मिर्च की, माँ धनतेश्वरी काली मिर्च 16, उसका औसत उत्पादन 8 से 10 किलो प्रति पौधा है। अब अन्य काली मिर्च अभी तक देश में उगाया जाता था उसका 2.5 से 3 किलो था, और यहाँ 8 से 10 यानी औसत 9 यानी 3 गुना। कोई भी फसल, धान, गेहूं, मिर्च, उसमें 10% या 15% की वृद्धि होती है तो माना जाता है बहुत बड़ी वृद्धि है नई प्रजाति में, और यहाँ 300% की वृद्धि हुई है। हालांकि इसका श्रेय मैं नहीं मानता कि मेरा श्रेय है। मैं मानता हूं यहाँ की जलवायु, मिट्टी और हमारे 30 सालों के गलतियां कर करके जो हम सीखे हैं उसके कारण आज हम एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की स्थिति में, ये 3 गुना काली मिर्च का उत्पादन आपने तो देखा, आज देखा गए हैं, आप देखिए आए। आप अध्ययन के मामले में बेजोड़ हैं, अनुकरणीय हैं, और अपने ज्ञान को जो आप देखते हैं, अनुभव लेते हैं, उसको बुक में लिपिबद्ध भी करते जा रहे हैं। तो वो पुस्तकें, आप मैगजीन भी निकालते हैं, पुस्तकें भी आपने छापी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए मेरा मानना है कि एक फिनोमिना है कि किसान अगर है हमारे देश में तो किसान की छवि बनी हुई है कि अपढ़ होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, पगड़ी बांधा होगा, या कपड़ों में चिथड़े लगे होंगे, लाठी होगा, तो ये छवि बदलनी चाहिए। मेरा मानना है कि अन्य हर क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, खेती किसानी में भी आ रहे हैं। तो मैं जानबूझ के, मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, मैं और मेरी बेटी 6वां एमए जब देने के लिए फार्म में एग्जाम देने के लिए गए। फिर से सर जी, कौन कितना एमए? 6वां एमए। 6वां एमए जी, तो लोगों ने देखा कि भाई अब इनकी उम्र तो नौकरी वगैरह मिलने से ऊपर हो गई है, फिर एमए क्यों कर रहे हैं? और बाप बेटी दोनों साथ में एग्जाम देने आए हैं, तो बड़े कौतूहल का विषय था। मेरी पत्नी भी गई थी, उनका 3रा एमए था, 4था एमए। तो उनको लगा कि भाई क्यों कर रहे हैं? तो मेरा मानना है ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं हो जाता। हर नए सब्जेक्ट पे जब मैं एमए किया तो मुझे पता चला कि हर उस पहाड़ के पास जब ऊंट पहुंचता है कि ज्ञान जो है इतना बड़ा है, ऊंट के जो है पहाड़ के नीचे जब पहुंचता है तब समझ में आता है कि ज्ञान तो महासागर है। और खेती में हर ज्ञान, हर विधा, हर विषय का ज्ञान जो है कहीं ना कहीं मदद करता है। आप, मेरा मानना है, जैसे मैं बीएससी गणित, बीएससी गणित, तो जब तक कहीं व्यापार में लोग अनुमान लगाते हैं कि 1 टन में कितना फायदा होगा, 1 किलो का ये रेट है कितना होगा, तब तक मैं गणित लगा चुका होता हूं कि इसमें कितना प्रॉफिट आएगा, कैलकुलेशन। देश भर के जो मैगजीन है उनमें कुछ एक मैगजीन ही संसद में रखा जाता है, संसद में देखने को मिलता है, लाइब्रेरी में। उसमें आपका मैगजीन भी शुमार है, जरा बताएंगे? देखिए देश की सर्वोच्च पंचायत है संसद, और जो वहां पे जो वाचनालय या लाइब्रेरी के एनेक्सी में चुनिंदा पत्रिकाएं रखी जाती है, एक उसके लिए कमेटी है। तो हम जो पिछले 10 वर्षों से जनजातीय सरोकारों की पत्रिका निकालते हैं, कक्षाड़। कक्षाड़ क्या है? हर अंक में लिखा रहता है आधे पेज में कि कक्षाड़ क्या है। और उस पत्रिका का नाम कक्षाड़ रखने के पीछे भी विशेष प्रयोजन था, क्योंकि कक्षाड़ के बारे में जो आईएएस की तैयारी होती थी, वही सर्वोच्च सेवा हमारे यहाँ आईएएस की है, उनको जो ज्ञान परोसा जाता था उसमें लिखा था कि आदिवासी, बस्तर के आदिवासियों का एक नृत्य है, तो शराब वगैरह पी के नाचते हैं। मुझे लगा ये तो गलत जानकारी है। क्या आप ऐसा गरबा के बारे में कह सकते हैं? क्या आप धुनी के बारे में कह सकते हैं? गरबा 12 महीना तो नहीं होता, केवल नवरात्रि को होता है। धुनी नृत्य बंगाल में केवल
माता की, माँ दुर्गा की आराधना के समय होता है, बाकी साल में नहीं होता। ये आराधना से जुड़े हुए पवित्र पवित्र आयोजन है। तो मुझे सोचा कि आदिवासियों के बारे में हमारा मतलब कितना हम कम जानते हैं इनकी संस्कृति के बारे में, क्योंकि मैं इनके बीच ही पला बढ़ा, इनकी संस्कृति को नजदीक से न केवल देखा बल्कि जिया। इसलिए मुझे लगा कि ये एक पुल होना चाहिए कि जिसे आप पिछड़ी संस्कृति मानते हो, मेरा मानना है हमारी सभ्यता से आगे की संस्कृति है और हमें इनसे बहुत कुछ सीखना है, मेरा मानना है। तो जैसे मैं बताऊं कि हम महिलाओं को बराबरी देने की बात करते हैं आलोक जी, क्या आज हम तक हम दे पाए? क्या महिलाओं को बराबरी दे पाए? लेकिन आदिवासियों में वर चयन, वर को रिजेक्ट करना, चयन करना, अपना रोजगार तय करना, बाजार जाना, अपने माल को बेचना, उस पर अपना अधिकार करना, सारे अधिकार स्वतः हासिल है। कोई हिपोक्रेसी नहीं है। जेंट्स शराब पी रहा है, महिला भी अगर उत्सव है वो भी भाग ले रही है। नृत्य हो, संगीत हो, भोजन हो, खान हो, पान हो, सब में बराबरी का मिला हुआ है। हमें सीखना है उनसे। हम जो कहते हैं ना, हमने तो बनाया आदिवासी विकास प्राधिकरण, माने वो पिछड़े हैं, उनको हम विकसित करेंगे। ये नजरिया बदलना चाहिए। इसीलिए मैंने कक्षार निकाला ताकि तथाकथित सभ्य समाज और जनजाति समाज के बीच में एक पुल बने, सेतु का काम करे। हम उनकी अच्छाइयों को समझे और हमारे समाज में जो ज्ञान विज्ञान है, बहुत सारी सभ्यता के भी में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, ये चीजें उन तक पहुंचे और उनकी जो बेहतरीन चीजें हैं, जैसे टीडीपी, ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस, जो उनकी हजारों साल का जड़ी बूटियों का जो ज्ञान उनके पास है, वो अभी भी मानवता को बहुत कुछ दे सकता है। तो वो चीजें मानवता कल्याण के लिए पहुंची। ये हेल्थ में ही देखा, अभी भी यहाँ पे बस्तर में आपने शायद पुस्तक भी लिखा है उसमें हेल्थ के विषय में, यहाँ पे वैद्य जो होते हैं उनके विषय में, तो जरा उनके बारे में बताएंगे कि कैसी कैसी बीमारियां इसमें ठीक की हैं और वो उसको कैसे संरक्षित करके उसका लाभ लोगों को दिया जा सकता है, इसके पीछे कोई आपकी सोच, कोई योजना? देखिए आलोक जी, मैं बताऊं इसको आराम से आंकड़ों से पुष्टि कर सकते हैं। कोरोना आया जी, मैं उस बस्तर की बात नहीं कर रहा हूं जो सड़क के दोनों ओर 25-30 किलोमीटर तक आपने जो भ्रष्ट कर दिया, हाँ जी, है ना, अपनी गंदगी जहां सभ्यता ने फैलाई है। मैं उस हार्डकोर बस्तर की बात कर रहा हूं। वहां पे कोरोना से कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वहां के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी है, हजारों साल से बिना अस्पताल और डॉक्टर के जिंदा रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि कई बार मलेरिया या डिसेंट्री जैसी बीमारियों से वो अज्ञानता के कारण उनकी मौतें हुई है, लेकिन उससे आप उनकी उस परंपरागत ज्ञान को नहीं नकार सकते, उन जड़ी बूटियों का ज्ञान जिससे कैंसर जैसी चीजों का भी आज कई वैद्य इलाज करते हैं, सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कई असाध्य बीमारियों का, शिकलिंग का इलाज मैंने एक आदिवासी से ही सीखा और आज कम से कम 50 लोग जो शिकलिंग के कारण काम नहीं कर पाते थे, खड़े ठीक से नहीं हो पाते थे, गरीब लोग हैं, कोई बड़े लोग नहीं है, जिनका इलाज मैंने किया और मुफ्त में इलाज किया। कोई राजगीर था, बोलता था मैं मेरे इतना दर्द होता है कि मैं अब जुड़ाई का काम नहीं कर पाता हूँ, और आज वो ठीक हो गया, अच्छे से काम कर रहा है। तो सिकलिंग का इलाज जिसे लाइलाज आप मानते हो, जनजाति चिकित्सा पद्धति में उनका इलाज है, कैंसर का इलाज है, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का, लकवा का, पैरालिसिस का, जबरदस्त इलाज है इनके पास। अच्छा, आप बस्तर के बारे में अभूतपूर्व नॉलेज है, अभूतपूर्व बस्तर है ही, और जिस तरीके से अभी उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल हो या पहाड़ी जगह है जहाँ पे पर्यटक इतने पहुंच रहे हैं कि वहाँ की पूरी वो सिस्टम ही बिगड़ गया है। तो आप अभूतपूर्व बस्तर के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, दो चार प्लीज पर्यटन के दृष्टिकोण से जो आए और लाभ पाए पर्यटक यहाँ। देखिए मेरा मानना है अनियंत्रित पर्यटन की कोई आवश्यकता नहीं। पर्यटन से कमाई, पर्यटन से रोजगार, ये दिखावा है, छलावा है। अगर आप बिना जल, जमीन, जंगल को नष्ट किए, बिना इनकी संस्कृति को नष्ट किए, बिना इन्हें अजूबा समझे, इनकी चीजों को समझना चाहते हैं तो आए। लेकिन आप ये किसी चिड़ियाघर में जाके आप मनोरंजन के लिए आ रहे हो, इस भाव से मत आए और आप शिष्य भाव से आए, जैसे गुरु के पास जाता है। ये हमारे आदिम पुरखा है। नहीं, खासकर प्राकृतिक
चिकित्सक या प्राकृतिक चिकित्सा, जिसमें वो फॉरेन के लोग भी, विदेश के लोग यहाँ आ रहे हैं, और ये तो अभूतपूर्व, मतलब अभूतपूर्व है नहीं, वाकई में अभूतपूर्व। आपने पुस्तक भी लिखा है, तो वो दृष्टिकोण से एक बस्तर तो बन सकता है। देखिए, उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। मुझे जैसे मैंने बताया, सिकलिंग की दवाई किसी आदिवासी ने बनाई, तो मेरी जिंदगी खुली किताब है। उसने देखा है कि अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आदमी खेती किया, और 30 सालों की खेती में लाभान्वित कौन हो रहा है उनको मालूम है कि यहीं के लोग इनके साथ है, वो आगे बढ़ रहे हैं साथ में जुड़ के। तो मुझ पे उनको भरोसा है, इसलिए बताया। आम इस तथाकथित सभ्य समाज पे आदिवासी भरोसा नहीं कर पा रहा है, बार बार इसको छले हैं, बार बार लूटे हैं। दिखता है उसको ना कि 24 ट्रेन लोहा प्रतिदिन जाता है, और 40-50 साल, 60 साल से जा रहा है, 70 साल से जा रहा है लगातार। जिस तरह से दोहन हुआ है दिख रहा है, पूरे जंगल काट के आपने बेच डाले। तो इसलिए भरोसा जीतना होगा। पहले हमें बताना होगा कि हमें भी उनकी फिक्र है, उनकी संस्कृति की, उनके सरोकारों की, उनके उनकी आने वाली पीढ़ी की। संयोग, मतलब मैं बोलूंगा, दुर्भाग्य से हम वो विश्वास कायम नहीं कर पाए, और इसी के बाई प्रोडक्ट आप नक्सलाइट, ये सारी समस्याएं देखते, इसी कारण है। वो विश्वास पैदा होना जरूरी है। देश भर में, देश भर के किसान, अभी पूरा ध्यान किसान कैसे समृद्ध हो, कैसे आर्थिक रूप से मजबूत हो, इस पर ही है। और एक खबर ने पूरे देश भर में ध्यान खींचा, बस्तर का एक किसान हेलीकॉप्टर। प्लीज। देखिए, ऐसा है कि हमारा देश खेती के मामले में बहुत पीछे है। हेलीकॉप्टर कोई बड़ी चीज नहीं है खेती के लिए, और विश्व के अधिकांश देशों में इसका उपयोग लगातार होते रहा है। क्योंकि जो दवाई छिड़कते हैं हमारे यहाँ, हर व्यक्ति अ, अपनी सुविधा अनुसार जाता है, सीखता है। क्या है कि हम देख रहे हैं कि पिछले 30 सालों से हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से छिड़काव होता है। क्यों? बीमारी का इलाज एक दिन में होना चाहिए पूरे क्षेत्र का, और केवल उसी से संभव है। वरना क्या होता है, हर साल 10% टैक्स लेके बीमारी जाती है। यही कारण है कि अमेरिका और यूरोप से हमारा प्रति एकड़ उत्पादन है 20% पिछड़ा हुआ है। मैंने अध्ययन किया और पाया कि लूंगा तो एक हवाई जहाज जो है या हेलीकॉप्टर, एक समेकित प्रयास के लिए हेलीकॉप्टर ने लिया, तो देखिए हम करीब 100 गांवों पे कवर करें। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1000 एकड़ पे दवाइयों के छिड़काव में, हाथ से जब हम छिड़कते हैं तो दवाई और मजदूरी की कीमत 20 लाख है 1000 एकड़ पे, और हेलीकॉप्टर से करते हैं तो काम 10 लाख में हो जाता है, तो 10 लाख बचता भी है। तो ये एक आर्थिक दृष्टिकोण से लिया गया है। ये कोई राजा राम जो बैठ के घूमेंगे या हेलीकॉप्टर में दिखा, क्योंकि हमारे देश में है हेलीकॉप्टर मतलब सेलिब्रिटी, हेलीकॉप्टर मतलब नेताजी ना। हेलीकॉप्टर का जो वास्तविक अच्छा उपयोग है एक वो भी है। जंगल जो जलते हैं हमारे यहाँ, ये भी दृष्टिकोण था कि जब जंगल में आग लगती है तो वहां कोई सड़क तो होती नहीं कि आप फायर ब्रिगेड भेजोगे, कैसे आप जंगल की आग बुझाओगे? हर साल अरबों रुपए की लकड़ी जलती है। यदि हेलीकॉप्टर है तो मैंने बकेट भी ऑर्डर किया, सो दैट कि हम आधे घंटे के अंदर बस्तर के क्षेत्र में किसी भी जंगल में आग को 15 से 20 मिनट में जाके उसको बुझा सकते हैं। तो ये विशुद्ध आर्थिक उपक्रम है। और धरती की तासीर क्या है, फसल कैसे बढ़ोतरी करें, आर्थिक रूप से कैसे समृद्ध हो, इसके अलावा एटमॉस्फेयर, यानी इतना आपके पास नॉलेज है, योजनाएं हैं कि जिस तरीके आगे बढ़ सकता है। आप तस्तरी में लेके योजनाएं बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, न केंद्र सरकार न राज्य सरकार, हमारी खुद की राज्य सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? आपको लगता नहीं कुछ? आलोक जी, एक चीज बताओ, सरकारों की प्राथमिकता कुछ जरा समझे। सरकार को हम भला बुरा नहीं कहते, सरकार में बेचारे नेता जीत के आते हैं, साल भर लगता है उनको विभाग को समझने में, ठीक है, और फिर 1 साल पहले ही चुनाव की तैयारी करनी पड़ती, 3 साल बेचारों को मिलता है, 1 साल चुनाव तैयारी के लिए और 1 साल समझने में। अब वो 3 साल में उनको कुछ ऐसा करना होता है कि अगली बार वोट मांग सके, उनको रिजल्ट चाहिए 4 साल भी चाहिए, ठीक है, पहली बात। अब जो खर्चा किए हैं पहले वो वसूलने में उनको काफी एनर्जी लगती है, तो चुनाव बड़ा महंगा है, ओपन सबको पता है। जो नेता खर्चा करते हैं वो निकालने में उनको 1.5-2 साल लग जाता है, ठीक है, फिर अगले चुनाव की तैयारी करना, वहां भी खर्चा होगा। इससे उभरे तो बेचारा नेता कुछ सोचे, पहली बात, क्योंकि हमने सिस्टम ऐसा बनाया है। दूसरी बात, नेता सोचते हैं, इन किसके बारे में सोचते हैं? वोट बैंक के बारे में। 1% 2% जो वोट है उसके लिए बकायदा घोषणाएं। बिल्कुल, सरकार केवल धान की कीमतों में बढ़ोतरी और वो किसान, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोच रही। तो इसमें, इसलिए आपसे मिलके हमको ये लग रहा है कि पूरी योजनाएं हैं किसानों के उत्थान के लिए, धरती की जो मिट्टी है उसके उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए पूरी योजना है। उसके बाद 2 बातें,
बहुत अच्छी सवाल किया आपने। पहली बात ये है कि किसान वोट बैंक नहीं है। यही सोचिए 38% वोट पाके केंद्र की सरकार बनी, 40% में बनी। और इस देश में किसान और किसानों से जुड़ा हुआ परिवार 70% जनसंख्या है, तो 40% तो सरकार बनती है और 70% हम हैं। तो हम तो जिसे चाहे वो सरकार में बैठेगा, उठो तो खड़ा होगा, बैठो तो बैठता, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? ये हमारी ही कमी है। जब हम मतदान देने के लिए जब वोट बूथ में जाते हैं ना, तो हम त्रिपाठी हो जाते हैं, बामन, ठाकुर, चंद्राकर, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, हिंदू, मुसलमान, हम तत्काल बदल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि किसानों की साझा समस्या है। तो किसान नाम का कोई वोट बैंक नहीं है। किसान नाम का वोट बैंक जिस दिन बन गया, जिस दिन किसान अपने मुद्दों पे वोट देने लगेंगे ना, तब ये आएगा उस पे। और रहा सवाल मेरी योजनाओं का, मैंने जो किया है, मैं मानता हूं किसान इसे अनुकरण करे। सरकार करती है बहुत अच्छा, उसका स्वागत है, क्योंकि सरकार का जो ताकत होती किसी पे नहीं होती। लेकिन ये जो जिस तरह से पिछले एक हफ्ते की बात बताऊं, तो गुजरात से किसानों का दल आके गया, गाड़ी चला के आए 1300 किलोमीटर गाड़ी चला के 1400, फिर बनारस से एक दल आया 1000-1200, और आज आप खुद दिल्ली से लोग आए हुए हैं, आपसे मिले हैं। तो ये धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। अब योजनाओं में, सरकारी योजनाओं में होता यह है कि सबसे पहले नेता बोलता है इसमें मेरा क्या, इसमें मेरे लिए क्या है। फिर बड़ा अधिकारी बोलता है इसमें हमारे लिए क्या है। अब जब दोनों बोलेंगे तो छोटा अधिकारी बोलता है इसमें हमारे लिए क्या है। तो ये मेरे लिए क्या, ये जो सवाल है ना सर, इसका जो उत्तर है हकीम लुकमान के पास नहीं था, और पांचों यक्ष प्रश्नों का जवाब देने वाले युधिष्ठिर के पास भी इस सवाल का मेरा क्या का जवाब नहीं है। मैं धरती की उर्वरा शक्ति के बारे में तो मैं ये बात करते-करते मैं भूल गया कि ये किसान आजकल वो अपनी उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। वो ये खाद, वो खाद, तो और उसमें दलहन, तो उसका वास्तविक क्या नाइट्रोजन कैसे बढ़े, उर्वरा शक्ति कैसे बढ़े, थोड़ा-सा बताएँगे? देखिए नाइट्रोजन जो है, जैसे जैसे हमारे भोजन की अगर हम बात करें, तो हम बोलते हैं दाल, चावल, रोटी, सब्जी, और विज्ञान की भाषा हम बात करते हैं तो बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो वैसे ही नाइट्रोजन जो है एनपीके बोलते हैं, या तो नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, फिर पी और केपीएन नहीं बोलते, क्योंकि ज्यादा जरूरी नाइट्रोजन है। और हमारे देश में लगभग नाइट्रोजन यानी यूरिया पे 40 से 50 हजार करोड़ हर साल एक तत्व पे सब्सिडी दी जाती है, 40 से 50 हजार के बीच। और उसके भी दोबारा अनुपूरक बजट में फिर से मांग किया जाता है, कम हो रहा है और 10,000 करोड़ दीजिए, ठीक है। तो रासायनिक खाद का एक बहुत बड़ा मार्केट है, और ये सब्सिडी जहां भी होती है, जहां अनुदान हुआ वहां मतलब उसमें कई लोगों के इंटरेस्ट होते हैं। वो एक केक होता है जिसके छोटे छोटे हिस्से हर एक को मिलते हैं, तो हम उधर नहीं देखते। मेरा मानना है कि अब पूरी दुनिया में ये समझ में आ गया है कि पौधों को हम जहर अगर डालेंगे उनकी जड़ों में, तो पौधे जो हमें देंगे उसमें भी जहर होगा। आप सुनते हैं ना, सबसे ज्यादा रासायनिक खाद का उपयोग पंजाब ने किया। पंजाब से कैंसर की ट्रेन चलती है। तो अब प्रकृति हमें जो जहर हमने उसके जड़ों में डाला, प्रकृति हमें वो लौटा रही है, कैंसर के रूप में, अलग अलग बीमारियों के रूप में लौटा रही है। तो मैं किसानों को भी मानता हूं कि किसान बेचारे जो घाटे पे जूझ रहे हैं, आपको पता होगा करीब 4 लाख से ज्यादा लोग किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और किसान की आत्महत्या और अन्य आत्महत्या में बड़ा अंतर है। किसान जो है 1000 दरवाजे खटखटाता है, जब कोई दरवाजा नहीं खुलता तब जाके मरता है। मरने के पहले 1000 बार वो मर चुका होता है, तब मरता है। तो किसान बड़ा जीवट होता है, ऐसे नहीं मरता। तो किसान की जो आत्महत्या है, मेरा मानना है समाज और तंत्र मिलके उसकी हत्या करता है, आखेट करता है, समझ गए। ये इसलिए बता रहा हूं कि इतना घाटा है खेती में। इस घाटे से उबरने के लिए कभी वो रासायनिक खाद की ओर दौड़ता है, रासायनिक दवाइयों की ओर दौड़ता है, कभी जो विदेशी कंपनियां आके हाइब्रिड बीज, जीएम बीज दुनिया भर की डाल रही कि इसको डालोगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा, बड़े दाने मिलेंगे, बड़ा फल मिलेगा। इन लालचों में किसान फंस चुका है। हमारे जो परंपरागत बीज है खत्म हो गए। ये जीएम सीड ला रहे हैं, टर्मिनेटर सीड ला रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, सैकड़ों प्रजाति की कपास थे हमारे, आज पूरे कपास की किस्में खत्म हो गई। बैगन की कितनी प्रजाति हमारे पास थी, हम बीटी बैगन मंगा रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता, ये देश बीटी बैगन यानी जीएम सीड का बैगन इसको चाहिए,
भारत में किसने कहा होगा कि सर हमको अच्छा वाला बैगन नहीं मिल रहा है, विदेश से बैगन का किस्म ले आइए, बीटी बैगन। तो मेरे कहने का मतलब भारत की खेती में 16 लाख करोड़ का इनपुट का बिजनेस है, 16 लाख करोड़ का बिजनेस इन्वॉल्व है, और इस बिजनेस को अपने कब्जे में करने के लिए देश ही नहीं विदेश की बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हुई हैं, यहाँ ऑफिस डाले हैं और उनका नेटवर्क पूरे देश में फैला है। मेरे दंतेवाड़ा के क्षेत्र में जहां पे हो सकता है कि पेचिश की बीमारी से लोग मर जाए या मलेरिया की दवाई ना मिले, जहां वहां भी साप्ताहिक बाजार में बोरा बिछा के आप बहुराष्ट्रीय कंपनी के बीज और दवाइयां बिकती मिल जाएंगी। इतना मजबूत नेटवर्क है इनका। आप ये कुछ पत्रिका रखें। मैं आपको दिखा रहा था बस्तर की काली मिर्च, ये स्पाइस इंडिया जो है भारत सरकार की स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का जर्नल है जी, ऑफिशियल जर्नल है सरकारी। वॉल्यूम इसकी वॉल्यूम है 36 नंबर 4, और इस पे आर्टिकल है पेज नंबर 9 और 10 पे, ब्लैक गोल्ड कल्चर ऑफ बस्तर रीजन। और इसमें पेज नंबर 10 में यहां पेरा में लिखा गया है कि डॉक्टर त्रिपाठी सक्सेसफुली ऑब्टेन्ड ए यील्ड ऑफ 8 to 10 kg ड्राई बेरीज। आप पढ़ें और मैं चाहूंगा आपके पाठकों को भी दिखाएंगे इससे। और जबकि नेशनल जो प्रोडक्शन है आलोक जी 1.5 किलो से 2 किलो 2.5 किलो तक है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने ये सिद्ध किया कि आपका जो बस्तर के जंगल है, अमरकंटक के जंगल है, इनमें अगर हम काली मिर्च लगा देते, ठीक है, तो 4-5 साल बाद थोड़ा सा धीरज धरे अगर सरकार, तो साल के पेड़ों पे मेरे यहाँ बहुत अच्छा हो रही है। पहली बात तो आदिवासी को आपने जो इन पेड़ों के खिलाफ खड़ा किया है, समझिए वो कुल्हाड़ी नहीं चलेगी इस पे, ठीक है, क्योंकि उनको 500 के नोट दिखेंगे उसके, ठीक है, और जंगल बचेगा। साथ ही साथ जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो केवल जाए और कलेक्ट करे, किसी पेड़ को नुकसान न पहुंचाए, उसका जीवन यापन के लिए इतना मिल जाएगा कि वो ससम्मान अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आपके पास ज्ञान का अकूत भंडार है, उस अकूत भंडार में हमारे दर्शकों के लिए कुछ सूत्र। आलोक जी, मैं तो यही कहूंगा कि बस्तर में जो हम खेती कर रहे हैं, हमारी खेती खुली हुई है, आप इसे देखें समझें, कुछ जटिल खेती नहीं है, हमने कुछ नया नहीं किया है। हमने धरती ने जो सिखाया, प्रकृति ने जो सिखाया, हमने जंगल के मॉडल को देखा, उसे कॉपी किया, हमने नकल की है, ज्यादातर प्रकृति से सीखा है और प्रकृति के मॉडल को नकल किया है। गलतियां हुई, गलतियों को सुधारा। आपको अब वो गलतियां करने की जरूरत नहीं जो हमने किया। आपके पास एक सफल मॉडल है। जो 40 लाख में पॉली हाउस तैयार होता है, वो 1.5 लाख में कैसे तैयार होता है देखें। 40 लाख का पॉली हाउस 7 साल में 0 होता है और ये कम से कम 4 करोड़ की लकड़ी देता है, वो देखें आप सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल यकीन मत करें। खुद थोड़ा सा वक्त निकालें, आए, देखें, परखें और ये सोचें कि आपका जो बेटा है उसे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर 2-4 एकड़ जमीन आपके पास है तो आप उसको अगर एक अच्छा इकोनॉमिकली वाइबल मॉडल अगर तैयार करते हैं इस तरह का, तो मेरा दावा है डिप्टी कलेक्टर से ज्यादा कमा लेगा वो। राजा राम त्रिपाठी, जिन्होंने बताया कि खेती से कैसे समृद्ध हुआ जा सकता है और प्रकृति कितना समृद्ध है, उसको हम कैसे बर्बाद कर रहे हैं, उसे कैसे बचा जा सकता है। फिर कभी किसी दरस में।